हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप सारे अच्छे हो गए। तो यार, मैं हमेशा से एक वीडियो बनाना चाहता था जिसके थ्रू मैं आप सबको बता पाऊँ कि मैं कैसे एंजाइटी, डिप्रेशन और आईबीएस में गया। तो कहानी थोड़ी लंबी है, तो शायद वीडियो भी थोड़ी लंबी जाए और मैं कुछ कुछ पॉइंट को भूल न जाऊँ, इसके लिए मैंने हर एक पॉइंट को अपनी नोटबुक में लिख लिया है। अगर आपका अटेंशन स्पैन थोड़ा कम है, आप ज़्यादातर लॉन्ग वीडियो देखना प्रेफर नहीं करते हो, तो आप इस वीडियो को 1.25x या 1.5x पे स्विच कर सकते हो। अब लेट्स गो। पिछले कई साल मेरे लिए बहुत अनप्रेसिडेंटेड रहा है, जहां मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा है। पिछले 5-6 साल मेरे लिए बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहा है दोस्तों, बहुत अप्स एंड डाउन्स भरा रहा है। तो इस वीडियो के थ्रू इन सालों में जो कुछ भी मैंने झेला है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं अपने टीनेज में बहुत अंडरवेट था, और एक अंडरवेट इंसान के लिए सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी होती है स्किनी होना। वो बस कैसे भी वेट गेन करना चाहता है। मेरे भी वही इनसिक्योरिटी थी। अगर आप भी अपने टीनेज में मेरे तरह अंडरवेट थे, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि वो कितना, एक अंडरवेट इंसान कितना डिस्परेट रहता है वेट गेन करने के लिए। तो मेरी भी वही हाल थी भाई। लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे साथ बुली हुआ है, इतना भी मैं अंडरवेट नहीं था, लेकिन हाँ, मैं अंडरवेट था। फिर मैंने अच्छे से यूट्यूब पे रिसर्च किया, कैलोरी काउंट करना सीखा, प्रोटीन क्या होती है, कार्ब क्या होता है, फैट क्या होती है, ठीक है, कैलोरी कैसे काउंट करते हैं, प्रोटीन में कितना कैलोरी होती है, कार्ब में कितना कैलोरी होती है, फैट में कितना कैलोरी होती है, कैलोरी सरप्लस में कैसे जाते हैं, कैलोरी डेफिसिट में कैसे जाते हैं। मैंने अच्छे से सब कुछ सीखा। फाइनली 2 अक्टूबर 2020 को मैंने जिम ज्वाइन किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं एक कैलोरी सरप्लस में खा रहा था, मतलब जितना कैलोरी मेरे बॉडी के रिक्वायर्ड थी उससे मैं ज़्यादा इंटेक कर रहा था। आप ऐसे नॉर्मल तरीके से समझो कि एक मेंटेनेंस कैलोरी होती है, ठीक है, जितना आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो एक मेंटेनेंस कैलोरी हो गई। और एक कैलोरी सरप्लस होता है, मतलब जितना आपके बॉडी को कैलोरी रिक्वायर्ड है उससे अधिक खाना, वो कैलोरी सरप्लस हो गया। और कैलोरी डेफिसिट होती है कि जितना आपकी बॉडी को कैलोरी रिक्वायर्ड है उससे कम खाना। अगर आप कम खाओगे तो आपका वेट लॉस होगा, अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपका वेट गेन होगा। मेरे बॉडी में हर वीक चेंजिंग दिख रहा था, और एक इंसान के लिए सबसे अच्छा फीलिंग होती है खुद के बॉडी को ट्रांसफॉर्म होते देखना। बिलीव मी भाई, अगर आपने भी ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा, तो अपने बॉडी को बनते हुए देखना, अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखना, जितना सुकून देती है, जितना अच्छा लगता है वो प्रोसेस, जितना प्लीजेंट लगता है, वैसा कोई भी चीज़ उतना प्लीजेंट नहीं हो सकता है जितना अपने बॉडी को बनते हुए देखना प्लीजेंट लगता है, ठीक है। मेरी डाइट ऑन पॉइंट थी, स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छा था। मेरा स्लीप इतना अच्छा था कि मुझे सुबह 8 बजे उठने के लिए भी अलार्म की ज़रूरत पड़ता था। कभी कभी तो अलार्म कब बजा वो भी पता नहीं चलता था। देखो मेरे साथ क्या होता था, मेरी स्लीप इतनी अच्छी थी, मेरी डाइट तो ऑन पॉइंट थी ही, मैं कैलोरी सरप्लस में खा रहा था, प्लस मेरी स्लीप इतनी अच्छी थी कि मैं सुबह 8 बजे उठने के लिए अलार्म लगाता था। और एक अलार्म नहीं, 2-3 अलार्म, ऐसे 8:05, 8:10, 8:15, ऐसे मैं अलार्म लगाता था, ठीक है। और जब मैं उठता था, जब मैं सुबह उठता था, जब मेरी अलार्म बजती थी तो मैं उठता था, तो ऐसे बेड पर लेटे लेटे मैं आधा घंटा से 45 मिनट मैं बेड पे सोता था। ऐसे बैठे बैठे मैं आधा घंटा से 45 मिनट, मेरी स्लीप इतनी अच्छी थी। देखो जब कोविड-19 आया था और लॉकडाउन लगी थी, और लॉकडाउन के बाद जब सब कुछ रीओपन हुआ था, तो मैं पटना शिफ्ट हो गया था अपने स्टडी के लिए। और जब मैं पटना शिफ्ट हुआ तो वहाँ 2 अक्टूबर 2020 को मैंने जिम ज्वाइन किया। अब आगे मेरे इस बात से आप रिलेट कर पाओगे। 7 महीने में मैंने 16 kg वेट गेन किया, जिसमें ऑफकोर्स फैट भी था। देखो मैं जिम ज्वाइन तो किया था और मुझे डाइट के बारे में बेसिक नॉलेज था, ठीक है, लेकिन मैं कभी प्रैक्टिकली जिम नहीं किया था, प्रैक्टिकली में मैंने कभी डाइट फॉलो किया नहीं था। तो मुझे डाइट के बारे में बेसिक ही नॉलेज थी, और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जब मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही थी, मेरा वेट गेन हो रहा था,
तो मैं सोचा था कि मैं जितना एक्स्ट्रा कैलोरी खाऊंगा उतना ज़्यादा मेरी मसल बिल्ड होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसके चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी खाने लग गया था, मतलब 3500 3800, कभी कभी तो मैं 4000 कैलोरी ले लेता था। तो मेरा तो मसल तो एक लिमिट तक ही गेन होता है, उसके बाद मेरा फैट गेन हुआ था, ठीक है। तो मेरा मसल और फैट दोनों गेन हुआ था, ठीक है। मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा था, मेरा कॉन्फिडेंस ऑल टाइम पीक पे था। जब मैं जिम ज्वाइन किया था उस टाइम मेरा बॉडी वेट था 65 केजी, और 65 केजी से मेरा बॉडी वेट हो गया था 81 82 केजी। तो ऑफकोर्स एनर्जेटिक तो फील करूँगा ही, तो मैं भी बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा था। सब कुछ सही चल रहा था, लोगों से एप्रिसिएशन भी मिल रहा था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देखो, जब मैं जिम ज्वाइन किया था 2 अक्टूबर 2020 को, और मार्च 2021 तक, मतलब होली तक मैंने घर नहीं गया था, कभी घर नहीं गया था इस टाइम फ्रेम में। तो जब मैं घर गया तो लोग मुझे देखकर बहुत आश्चर्यचकित थे, क्योंकि जब मेरा बॉडी वेट था 65 केजी जब मैं घर से पटना गया था, और मैं जब आया तो मेरा 82 केजी बॉडी वेट था। तो लोग तो आश्चर्यचकित होंगे ही, ठीक है। तो मेरा गाल बहुत फूल गया था, ठीक है, मेरी मसल्स भी बन गई थी, तो मसल्स भी दिख रही थी। तो लोग बहुत आश्चर्यचकित थे और लोग बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। लेकिन अफसोस कोविड-19 का दूसरा लहर आने से बिहार में 5 मई 2021 को फिर से लॉकडाउन लग जाता है, और यहीं से स्टार्ट होती है मेरी डाउनफॉल। जब मैं होली में घर गया था, और घर जाने के बाद जब मैं फिर से पटना वापस आया, तो मैंने फिर से जिम जाना स्टार्ट कर दिया। मेरा सब कुछ रूटीन पहले जैसा चलने लगा। लेकिन कोविड का सेकेंड लहर उस टाइम आता है, ठीक है। जब सेकेंड लहर कोविड का आता है तो बिहार में 5 मई 2021 को लॉकडाउन लग जाती है, ठीक है, जिसके चलते जिम वगैरह सब कुछ बंद हो जाती है। तो फिर मैं वापस घर शिफ्ट हो जाता हूँ। यार, एक मिडिल क्लास इंसान को हमेशा टेंशन होती है अपने करियर का, क्योंकि जब वो अपना टीनेज क्रॉस करता है तो उसके ऊपर अपना घर का भी जिम्मेवारियां आना स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे भी एक अच्छा जॉब लेना चाहता है, और मेरी भी वही सोच थी, और यहीं पे मेरे से सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जब इस बार लॉकडाउन लगी और मैं घर गया तो मुझे अपनी करियर का बहुत टेंशन होने लगता है, ठीक है। देखो, ये एक हार्श रियलिटी है कि एक मिडिल क्लास इंसान जिम को ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता है। अगर अच्छा डाइट ले रहे हो, सब कुछ अच्छा खा रहे हो, तो बहुत, देखो, बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव, इसमें बहुत खर्च होती है। तो मैं एक जॉब लेकर जल्दी से जल्दी सेटल होना चाहता था। और एक और रीज़न था कि उस टाइम मैं एक वर्ड सुना था, मसल मेमोरी, ठीक है। मैं एक वर्ड सुना था, मसल मेमोरी। अब मसल मेमोरी क्या होती है? मसल मेमोरी मतलब जब आप फर्स्ट टाइम जिम ज्वाइन करते हो, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करते हो, आप एक अच्छा बॉडी कैरी करते हो, तो उसके बाद अगर आपका जिम छूट भी जाती है तो वैसा फिर से बॉडी कैरी करने के लिए, वैसा फिर से बॉडी बनाने के लिए उतना मेहनत नहीं लगता है जितना फर्स्ट टाइम लगता है, ठीक है। सेकेंड टाइम आप 2 से 3 महीने में आप वहाँ पे पहुँच सकते हो। तो मैंने भी यही सोचा कि भाई मैं तो अब एक अच्छा बॉडी, मैं अपने हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अपने हिसाब से मैं अच्छा बॉडी बना लिया हूँ। और उसके बाद जब भी मुझे एक जल्दी से जल्दी जॉब लेनी है, और जॉब लेकर फिर मैं वापस से जिस फेज़ में अभी हूँ, मैं ऐसा फिर से 2-3 महीने में मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। मेरी यही सोच थी। सभी चीज़ें पैरेलली करने के बजाय मैं सभी चीज़ें छोड़कर स्टडी के पीछे पागल हो गया। मैंने एक्सरसाइज छोड़ी और मेस ज्वाइन कर लिया। देखो, जब फिर से जब कुछ सब कुछ सही होता है, मतलब लॉकडाउन हटती है फिर से, तो मैं फिर से पटना वापस जाता हूँ। और जब मैं इस बार पटना वापस गया तो वहाँ पे मैंने स्टडी को लेकर बहुत फोकस हो गया, इतना फोकस कि मैं अपना खाना भी नहीं बनाता था, और मैं मेस का खाना ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। और वो भी खाना होम डिलीवरी होती थी। तो मैं बहुत मुश्किल से मुश्किल 3 से 3.5 घंटा सोता था, इससे ज़्यादा नहीं सोता था। पता नहीं यार, अब मेरे में मेरिट है ये या डिमेरिट है कि मैं जिसके पीछे भी पढ़ता हूँ बहुत पागल की तरह पड़ जाता हूँ। तो वैसे ही मैं पढ़ाई के पीछे एकदम पागल की तरह पड़ गया था, ठीक है। जब मुझे नींद आती थी तो मैं आंख पर पानी मार मार कर पढ़ते रहता था, ठीक है। मैं मुश्किल से 3 से 4 घंटा ही स्लीप ले रहा था।
ऑल टाइम रूम में पैक रहता था। मैंने अपना सिम मोबाइल से निकाल दिया था, सारे दोस्तों से कट लिया था। तब तक 2022 आ गई थी। मुझे अभी भी याद है कि मैं सिम निकाल दिया था मोबाइल से और मैं वाईफाई कनेक्ट कर कर मोबाइल में स्टडी करता था। किसी दोस्त से कोई कनेक्शन नहीं, फैमिली में सिर्फ मम्मी और पापा से बात करता था और किसी से बात नहीं करता था। और मैं अकेले रहने लग गया था और मैं सब चीज़ें से कट लिया था, जिम से कट लिया था, डाइट फॉलो नहीं करता था, मेस का खाना खाता था। और मेस का खाना आपको ही पता है कैसा होता है। एक तो मेरी पेट भी नहीं भरती थी क्योंकि मेरा बॉडी वेट था उस टाइम 82 केजी, और 82 केजी को मेंटेन रखने के लिए हाई कैलोरी चाहिए और मेस वाले उतना खाना देते नहीं हैं क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा कैलोरी की रिक्वायर्ड थी। तो यह मेरा वेट लॉस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मेरा वेट 82 केजी से 70 केजी पर आ गया था। मैं बहुत वीक हो गया था, मेरा एक्सेसिव हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया था। मैं बहुत कमज़ोर हो गया था, बहुत कमज़ोर। मतलब सडन से 82 केजी से कोई इंसान 70 केजी पर आ जाए 2-2.5 महीनों में, तो आप समझ सकते हो वो कितना एक्सट्रीम लेवल पे उस अपना कैलोरी को डेफिसिट में रखा होगा, या कितना एक्सट्रीम लेवल का उसे भूख लगी होगी और वो कितना कंट्रोल किया होगा सब कुछ। तो मैं सब कुछ कंट्रोल करके सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के पीछे पड़ गया था। ठीक है, तो मेरा वेट लॉस भी हो गया था और वेट लॉस सडन से वेट लॉस होने के चलते मेरा एक्सेसिव हेयर फॉल भी होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इसका परिणाम मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। मुझे अकेले रहने से डर लगने लगा था, मेरा नींद उड़ गया था, मेरी सुसाइडल थॉट आने लगी थी। मेरा नींद उड़ गया था, मुझे सुसाइडल थॉट आने लगी थी। मैं जब भी पंखा को देखता था तो मुझे ऐसा फील होता था कि कहीं मैं फांसी ना लगा लूँ, कहीं मैं इसमें लटक ना जाऊं। मुझे डर लगता था, मेरे पे खुद का कमांड नहीं था, मैं अपने ऊपर का कमांड खो दिया था। ठीक है, मैं कभी कभी शाम को 6:30 से 7:30 में मैं छत पे जाता था यूं ही टहलने के लिए। तो मुझे डर लगती थी, मुझे इतना डर लगती थी, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं है, मेरे ऊपर मेरे खुद का कंट्रोल नहीं है। जब मैं छत से नीचे देखता था तो मुझे लगता था मैं कूद जाऊंगा, ऐसी ऐसी फीलिंग्स आती थी, ऐसी ऐसी थॉट्स आती थी। ठीक है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था। तो फिर मैं छत पे जाना छोड़ दिया था। ठीक है, छत पे जाना छोड़ दिया था। डर से मैं पंखा को हमेशा ऑन रखता था क्योंकि जब मैं सोता था तो एक तो नींद नहीं आती थी और मैं ऊपर देखता था पंखा ऐसे रुके हुए, तो मुझे लगता था कि मैं लटक जाऊंगा उसमें, ऐसा लगता था मुझे सुसाइडल थॉट आने लगा था। मैं छत पे जाने से डरता था, ऐसा लगता था अगर मैं छत पे गया तो नीचे कूद जाऊंगा। मुझे अकेले रहना सही नहीं लगा, मैं अपने बहन के पास चला गया। जब भी मैं रात को सोता था तो अचानक से मुझे सांस लेना बंद हो जाता था, मेरी एक नॉस्ट्रिल पूरा जाम हो जाता था और मैं अचानक से घबरा कर उठ जाता था क्योंकि मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था, सांस नहीं ले पाता था। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे खुद नहीं मालूम। मैं इन सब चीज़ों को पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था। जब मेरे अंदर सांस नहीं जाता था तो मैं ज़ोर ज़ोर से सांस लेता था, ज़ोर ज़ोर से सांस लेता था, फिर भी नहीं जाता था तो मुझे मुंह से सांस लेनी पड़ती थी। अब एग्जैक्टली ये मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे मालूम नहीं। मैं अपने दीदी को बताता था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। और तो वो क्या करती थी, कभी कभी नाक में तेल डाल देती, उसे लगता था कि इसे सर्दी हुई है नॉर्मल, मुझे भी वही लगता था। ठीक है, सोते सोते अचानक सांस बंद हो जाना, फिर अचानक घबरा कर ऐसे उठ जाना, मेरे साथ ऐसा होने लगा था। मैं अपने बहन पास चला गया था, बोध गया। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, मेरा हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गया, मुझे सांस आना बंद होने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ हो रहा हो। मेरा पूरा बॉडी स्टक कर गया था, मैं चल भी नहीं पा रहा था। देखो क्या हुआ था, एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मैं बस ऐसे खड़ा हूँ, हिल डुल मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना कदम आगे रखूँ पर मेरा कदम आगे नहीं जा पा रहा है, जा ही नहीं रहा है। और मेरा बॉडी में इतना सेंसेशन होने लगा था,
मेरा हाथ से लेकर यहाँ ऊपर तक ऐसे लगता था ब्लड फ्लो बहुत तेज़ हो गया, बहुत तेज़। इतना ब्लड फ्लो तेज़ हो गया, मैं ऐसे मैं अपना हार्ट बीट चेक करता था तो इतना जल्दी हार्ट पल्पिटेशन हो रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और इतना ज़्यादा घबराहट हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं बोल भी नहीं पा रहा था, मैं अपनी बहन को एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक आया है, क्योंकि मेरा हार्ट बीट बहुत तेज़ था। तो मैं कैसे भी करके उसे बोल पाया, हॉस्पिटल ऐसे करके मैं बोल पाया। फिर वो क्या की, मुझे हॉस्पिटल ले गई। मेरी बहन रात को ही हॉस्पिटल ले गई, तब मुझे पता लगा मुझे एंजाइटी अटैक आई थी। जब मैं हॉस्पिटल में गया तो मुझे पता चला, मैं अपना प्रिस्क्रिप्शन देखा कि डॉक्टर क्या लिखे हैं, तो उस पे वो लिखे थे एंजाइटी एंड पैनिक अटैक। उस पे प्रिस्क्रिप्शन पे वो लिखे थे। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, जब मैं रात को सोता था अचानक से मेरी सांस बंद होती थी तो वो एक पैनिक अटैक था, एंजाइटी था। तब मुझे समझ में आया। तब इसके बारे में मैं यूट्यूब ये सब वगैरह सर्च किया, तब मैं कंफर्म हो गया कि हाँ भाई, मुझे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एंजाइटी के कारण ऐसे हो रहा था। मुझे पता लगा कि मुझे एंजाइटी अटैक आई थी। फिर जब भी मैं रात को सोता था तो मुझे अचानक से सांस आना बंद हो जाता था और मैं बेड पे अचानक उठ जाता था। एक दिन मैं ब्रश कर रहा था और मैं इतना ओवरथिंक कर रहा था कि मैं भूल गया था कि मैं ब्रश भी कर रहा हूँ। क्या हुआ, अब जब मम्मी पापा को ये सब बात पता लगा तो उन लोग रात को ही आ गए हॉस्पिटल में। ठीक है, रात को हॉस्पिटल में लेके आए तो घर लेकर चले गए, और उन लोग भी मुझे देखकर दंग थे कि मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ, कितना मैं वीक हो गया हूँ। तो जब मैं घर गया तो अगले दिन मैं ब्रश कर रहा था, ऐसे मैं ब्रश कर रहा था और मैं इतना ज़्यादा खो गया अपने थॉट में कि मैं भूल गया कि मैं ब्रश भी कर रहा हूँ। मैं पूरा अपना थॉट में इतना ज़्यादा खो गया था कि ऐसे ब्रश करते करते टूथपेस्ट पूरा मेरे बॉडी पे आ गया था और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे याद ही नहीं था कि मैं ब्रश भी कर रहा हूँ, और पूरा ऐसे टूथपेस्ट आकर यहाँ पे। फिर अचानक से याद है कि अच्छा, मैं ब्रश कर रहा था, मैंने देखा अरे ये सब कब हुआ। ठीक है, तो मैं वापस से अपना गांव पहुंच गया था। ठीक है, जब मैं वापस से अपना गांव पहुंच गया था तो मेरे दोस्त लोग सब कुछ वो लोग नोटिस कर पा रहे थे कि जब भी ग्रुप में बात होती है तो वहाँ मैं रहता ही नहीं हूँ। मैं कुछ और ही सोच रहा होता था, मेरे मन के अंदर कुछ और ही चल रहा होता था। थैंक गॉड, कैसे तो मैं पहचान पा रहा था कि मेरा थॉट मैं कहीं और खो जा रहा हूँ, मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट में नहीं रह पा रहा हूँ। कैसे तो ये सब मुझे पता लगता था कि मैं प्रेजेंट में नहीं जी पा रहा। फिर क्या हुआ, मैंने अपने आप को बिजी रखने के लिए दिन भर क्रिकेट खेलना चालू किया। खाली टाइम पे दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था। जब धीरे धीरे अच्छा फील होने लगा, जब मैं धीरे धीरे अच्छा फील करने लगा 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, तो अप्रैल 2023 में पटना मूव किया और मई 2023 को फिर से मैंने जिम ज्वाइन किया। आप एक चीज़ तो नोटिस कर पा रहे होंगे कि मैंने कितना बार जिम ज्वाइन किया, क्योंकि जिम मेरी पैशन बन चुकी थी उस टाइम तक। वो जो वर्कआउट करने के बाद जो डोपामिन रिलीज होता है, जो फील होता है, जो गुड हार्मोन रिलीज होता है वर्कआउट करने के बाद, जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, मैं उसका क्रेविंग करता था। मेरा एक लाइफ का पार्ट बन गया था जिम। मुझे बहुत अच्छा लगता था जिम हिट करना। एक्सरसाइज करने के बाद की जो फीलिंग्स होती है, मैं हमेशा उस फीलिंग के लिए क्रेव करता था। इस बार भी एक एक कैलोरी काउंट कर पूरे मेहनत से एक अच्छा बॉडी बनाया। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो डाल दूँगा। ठीक है, इस बार देखो, जब मैं जिम ज्वाइन किया था पिछले बार और जब मेरा वेट लॉस हुआ तो मैं स्किनी फैट हो गया था। ठीक है, तो मैं सोचा था कि इस बार एक कैलोरी डेफिसिट में जाकर पहले एक एस्थेटिक बॉडी बनाऊंगा और वहाँ से लीन गेनिंग करूँगा। ठीक है, लीन गेनिंग। जैसे पहले जो मैं गलती किया था कि मैं बहुत ज़्यादा कैलोरी ले रहा था एक टाइम पे, तो इस बार मैं वो गलती करने के लिए सोचा नहीं था। मैं सोचा था इस बार वो गलती नहीं करनी है मुझे।
ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि पटना में मेरे रूम रोड के किनारे था और बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो रात भर गाड़ियाँ आती जाती रहती थी। देखो क्या होता था कि पटना में तो बहुत मुश्किल से एक रूम मिली थी, बहुत मुश्किल से, बहुत ढूंढने पे एक रूम मिली थी। और वो जो रूम था वो रोड के किनारे था और बगल में एक घर भी बन रहा था और उसमें बहुत तेज़ी से काम होता था। तो जो भी बालू सीमेंट ये सब आता था, छरी ये सब, वो रात को ही आता था, रात को ट्रैक्टर से आता था। और एक तो रोड के किनारे मेरा रूम था, तो गाड़ियाँ हमेशा आती जाती रहती थी और एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो मैं अच्छे से सो नहीं पाता था और मेरा स्लीप क्वालिटी पहले जैसा नहीं रहा था। मेरा स्लीप क्वालिटी जैसे मैं 8-8 घंटा सोकर भी मैं बेड पे आधा घंटा 45 मिनट ऐसे सोए रहता था, अलार्म लगाता था, ठीक है, उठने के लिए, तो वैसा मेरा अब स्लीप नहीं था, वैसा मेरा अब स्लीप नहीं रहा था, ठीक है। मुझे स्लीप का प्रॉब्लम होने लगा था, नींद की प्रॉब्लम होने लगी थी, ठीक है। मैं अच्छे से सो नहीं पाता था, जिसमें मेरा पूरा दिन स्ट्रेस भरा जाता था, पूरे दिन चिड़चिड़ाया रहता था। अगर आपका किसी दिन नींद कंप्लीट ना हुआ हो या सुबह जल्दी उठ गया हो और आपका नींद कंप्लीट ना हुआ हो, तो पूरा दिन कैसा जाता है, पूरा दिन कितना चिड़चिड़ापन भरा जाता है, कितना स्ट्रेसफुल जाता है, आप रिलेट कर पा रहे होगे मेरी इस बात से। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कहीं शादियाँ में गए या कहीं और गए, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हो और आपका नींद कंप्लीट ना हुआ हो, तो मूड कितना ऑफ रहता है, आप रिलेट कर पा रहे होगे। और मेरा ये फेज 6 महीना 7 महीना से भी ज़्यादा चला। मैं 6-7 महीने के लिए मैं अच्छे से सोया ही नहीं था अच्छे से, ठीक है। मैं बहुत ट्राई करता था कि रात को मैं पहले ही सो जाऊं, 10 बजे तक सो जाऊं, 10:30 तक सो जाऊं, पर नींद ही नहीं आती थी। और जब नींद नहीं आती थी और नींद अगर आई भी तो रात को लेट नाइट नींद आती थी, 12-1 बजे नींद आती थी और गाड़ियाँ क्रॉस होती थी, तो मैं अच्छा से सो नहीं पाता था और मेरा गहरा नींद भी नहीं था। मेरा स्लीप क्वालिटी बहुत पुअर हो चुका था, मतलब इतना स्लीप क्वालिटी पुअर हो चुका था कि मेरे बगल में कोई सोया हुआ है, अगर वो उठकर कहीं जाए तो मेरी नींद खुल जाती थी। अगर कोई लाइट ऑन कर दे मेरी नींद खुल जाती थी, ठीक है। अगर मैं किसी के साथ सोया हुआ हूँ तो मैं अनुकल्प के साथ हमेशा सोता था, तो अगर वो मेरे में टच हो जाए तो मेरी नींद खुल जाती थी। पता नहीं मेरा स्लीप क्वालिटी इतना पुअर कैसे हो गया था। मैं पहले इतना अच्छा सोता था, इतना अच्छा मेरा स्लीप क्वालिटी था, लेकिन जब से मुझे एंजाइटी अटैक आने लगी, जब से मैं डिप्रेशन में गया, तब से मेरा स्लीप क्वालिटी बहुत बेकार हो चुका था, बहुत बेकार। और उसी टाइम मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए था, पर मैं नहीं कर पाया। पता नहीं मेरे दिमाग में ये बात आया ही नहीं कि मुझे एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मेरी स्लीप क्वालिटी बहुत पुअर हो चुकी थी, बहुत पुअर। और आप फील कर पा रहे होगे कि जिसका इतना बेकार स्लीप क्वालिटी हो उसका पूरा दिन कैसा जाएगा, कितना स्ट्रेसफुल जाएगा। मेरी दोनों आँख से पानी निकलते रहती थी क्योंकि मैं अच्छे से सो नहीं पाता था। अगर नींद भी आई तो सुबह उठा तो सेटिस्फाई नहीं हो पाता था अपनी नींद से। और कभी कभी नींद आती भी थी तो गाड़ियाँ के चलते, हॉर्न के चलते, हॉर्न बजती थी, गाड़ियाँ जाती थी, गाड़ियाँ क्रॉस करती थी, मैं उठ जाता था। बार बार मुझे रात में बहुत बार नींद टूटती थी, बहुत ही नींद टूटती थी। उसके कारण मुझे हाइपर एसिडिटी होने लगी, ठीक है। जब भी मैं स्टूल पास करने जाता था तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टूल बहुत हार्ड आता था, ठीक है। मैं अच्छे से, मेरा इवैक्यूएशन नहीं होता था, मेरा इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन होता था। और बहुत रेयर कंप्लीट इवैक्यूएशन होता था। फिर क्या हुआ, पहले तो ऐसे कॉन्स्टिपेशन चला, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टूल बहुत हार्ड। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे स्टूल लूज होते गया और
मैं तो कटिंग करके एक अच्छे बॉडी पे पहुंच चुका था और वहाँ से मुझे गेनिंग स्टार्ट करनी थी, मतलब लीन गेनिंग स्टार्ट करनी थी, और मैंने लीन गेनिंग स्टार्ट भी कर दिया था। तो जब मैं लीन गेनिंग स्टार्ट किया था तो थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरी तो खाऊंगा ना, तो 2 से 250 कैलोरी मैं एक्स्ट्रा खा रहा था। जब मैं एक्स्ट्रा खा रहा था 200-250 कैलोरी, तो जब भी मैं खाता था तो पहले तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टूल बहुत हार्ड आता था, लेकिन धीरे धीरे मेरी स्टूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी और स्टूल लूज आने लगा। ठीक है, स्टूल बहुत लूज आने लगा। लेकिन किसी दिन मैं अच्छे से सो जाता था, अगर मैं अच्छे से सो जाता था, टाइम पे सो जाता था और गहरी नींद आती थी, तो सुबह बिल्कुल फ्रेश महसूस करता था, एकदम फ्रेश महसूस करता था और कंप्लीट इवैक्यूएशन भी होती थी, सब कुछ नॉर्मल रहता था, सब कुछ नॉर्मल। तो मुझे समझ में आने लगा था कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो स्लीप से ही हो रहा है। ठीक है, और मैं कैसे भी ट्राई करता था कि सो जाऊं, बट नींद ही नहीं आती थी। जब मेरा स्टूल का फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ने लगा, दिन में 2 बार से फिर दिन में 3 बार, दिन में 4 बार ऐसे होने लगा, तो मैं PMCH गया, एक डॉक्टर से मिला। तो डॉक्टर ने मुझे एमाइट्रिप्टिलिन और क्लस्पैक्स दिया। ठीक है, तो मैं उनको बताया था कि जब भी मेरा नींद अच्छा से पूरा होता है, कंप्लीट होता है, तो मैं अच्छा फील करता हूँ और सब कुछ ठीक चलता है। तो उन्होंने एमाइट्रिप्टिलिन और क्लस्पैक्स दिया। क्लस्पैक्स और एमाइट्रिप्टिलिन से बहुत मुझे फ़ायदा दिखा, बहुत फ़ायदा। मेरा स्टूल नॉर्मल हो चुका था, सब कुछ ठीक हो चुका था। तो उन्होंने 20 दिन का मेडिसिन दिया था, तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, बिल्कुल नॉर्मल। तो मुझे लगा मैं ठीक हो गया हूँ। उस पर अपने प्रिस्क्रिप्शन पे उन्होंने लिखा था IBS। मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगा, तो मैंने मेडिसिन छोड़ दी। मैंने मेडिसिन जैसे छोड़ा, फिर से सिम्टम वापस आ गया। फिर से मैंने डॉक्टर को दिखाया, फिर वही मेडिसिन लिखे वो भी, पर इस बार वो मेडिसिन उतना काम नहीं कर रही थी। फिर मैंने एक गैस्ट्रो को दिखाया, गैस्ट्रो बहुत सारा टेस्ट किए, कुछ नहीं निकला। उन्होंने लिब्रेक्स दिया और उसके साथ एमाइट्रिप्टिलिन दिया, उससे कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरे गैस्ट्रो को दिखाया, उन्होंने भी मेरा टेस्ट किया, कुछ नहीं निकला। फिर जब भी मैं बीमार पड़ता था तो मैं एक जनरल फिजिशियन के पास जाता था, तो वहाँ से मैं ठीक हो जाता था। तो मैंने सोचा उनके पास चलते हैं, मैं ठीक हो जाऊँगा। उन्होंने भी बहुत एंटी डिप्रेसेंट दिया, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, फिर मैं रांची एक डॉक्टर के पास गया, गैस्ट्रो के पास। गैस्ट्रो के पास गया, वहाँ एंडोस्कोपी हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ। एंडोस्कोपी में एच पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया। जब डॉक्टर बताया कि मुझे एच पाइलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और उन्होंने किट दिया 14 दिन का, तो मैं बहुत खुश हो गया था। मैं बहुत खुश हो गया था कि मेरा इन्फेक्शन निकला, मेरा इन्फेक्शन निकला, मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा। इन्फेक्शन उन्होंने बताया कि हाँ, ये इन्फेक्शन 14 दिन में ठीक हो जाती है। तो मैं बहुत खुश हुआ कि अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मैंने एच पाइलोरी का किट भी खाया, वो कंप्लीट हो गया, फिर कुछ नहीं हुआ, उससे कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तभी तो सारे एमाइट्रिप्टिलिन दे रहे हैं। एमाइट्रिप्टिलिन एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, तभी तो मुझे दे रहे हैं। फिर क्या हुआ, फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, शालिनी मैम का देखा, एंड ऑफ IBS का देखा। तो इन सब का वीडियो देखा, तब समझ में आया कि हाँ यार, तब मैं पूरा कंफर्म हो गया कि हाँ, मुझे IBS है, और IBS अगर ठीक होगा तो साइकेट्रिस्ट से ठीक होगा। लेकिन एक बार मैं खुद से एफर्ट लगाना चाहता था कि एक बार मैं खुद से तो सब कुछ करके देखूं। तो जो भी गैस्ट्रो को मैं देखता था, जो भी बोलते थे, तो वो बोलते थे लो फोडमैप डाइट फॉलो करो, मिल्क अवॉइड करो। तो मैंने मिल्क कंप्लीटली अवॉइड कर दिया था, लो फोडमैप डाइट खाता था। ठीक है, वीट एलिमिनेट कर दिया था मैं अपनी डाइट से, फिर भी कोई असर नहीं दिखा, कोई असर नहीं दिखा। ठीक है, मैंने बहुत दिन तक लो फोडमैप डाइट फॉलो किया, बहुत दिन तक खिचड़ी खाकर रहा, बहुत दिन तक चावल दाल खाकर रहा, बहुत दिन तक ओट्स खाकर रहा। वो भी ओट्स कैसे, पानी में सीधा डाल के, बॉयल करके पानी उसमें डाल के ओट्स, और ऐसे खाता था। बहुत दिन चला ऐसे। मैं खुद से हार गया था
मुझे लगा कि अब ये ऐसे ठीक होने वाला नहीं है, एक मुझे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तब मैंने डॉक्टर नीलेश को दिखाया। तो डॉक्टर नीलेश को जब मैं दिखाया तो 4-5 दिन 10 दिन तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। लेकिन धीरे 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 फिर से मेरा सिम्टम वापस होते गया, फिर से सिम्टम वापस होते गया। तो मैं घबरा गया था, मैंने डॉक्टर चेंज कर दिया। जब मैं डॉक्टर चेंज किया तो वो कुछ और एक्स्ट्रा मेडिसिन दिए, जैसे प्रोथियाडिन की जगह पर नॉरट्रिप्टिलिन ऐड किया। तो उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला, बहुत रिलीफ मिला। मेरा वेट भी गेन होते गया, ठीक है, मेरा वेट भी गेन होते गया। लेकिन फिर भी अप्स एंड डाउन्स हो रहा था, फिर भी सिम्टम्स आता था जाता था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर बोले कि इसमें अप्स डाउन्स होते रहते हैं। प्लस मैंने और भी वीडियोस देखी कि ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है और ट्रीटमेंट लेते रहना ज़रूरी है, ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू नहीं करना और ट्रीटमेंट लेते रहना बहुत ज़रूरी है, तभी ठीक हो पाएगा। अप्स एंड डाउन्स बहुत आएगी। तब से मुझे ट्रीटमेंट लेते हुए 8 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मुझसे अभी पूछा जाए कि अभी मैं कितना रिकवर हूँ, तो मैं अभी 70 to 80% रिकवर हूँ। स्टूल का प्रॉब्लम तो जो बार बार जाना पड़ता था वो तो कम हुआ है, और कभी कभी नॉर्मल भी होता है, कभी कभी लूज स्टूल भी आ जाता है। तो मैं कंटिन्यू रखूँगा मेडिसिन, मैं मेडिसिन कंटिन्यू रखूँगा। कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने इस बार प्रण लिया है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। और आप लोग में से बहुत सारे जो IBS से जूझ रहे हो या एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हो, तो आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे बहुत लोग हैं, ठीक है। तो आप भी रिकवर कर सकते हो और मैं भी रिकवर कर सकता हूँ। मैं 70 to 80% रिकवर कर गया हूँ, ठीक है। और बस हार नहीं मानना है, मैं तो यही ठान लिया हूँ कि हार नहीं मानना है। कैसे भी IBS से निकल के ही रहना है, कैसे भी IBS से निकल के रहना है। अगर एंजाइटी की बात करूं तो एंजाइटी मेरा पूरा ख़त्म हो चुका है, डिप्रेशन भी मेरा पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मुझे अब स्टूल की बस प्रॉब्लम है, बार बार अब जाना नहीं पड़ता है, बस लूज स्टूल आता है और कभी कुछ दिन तक ठीक रहता है, फिर कुछ दिन तक लूज आता है, ऐसे ऐसे चलते रहता है। पर मैं इस बार मेडिसिन छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं मेडिसिन इस बार पूरा कंप्लीट करूँगा, ठीक है। कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा, ठीक है। कैसा भी सिचुएशन आए, कैसा भी प्रॉब्लम आए, हार नहीं मानूंगा और गिव अप तो कभी नहीं करूँगा। और सुसाइड के बारे में तो अब मैं सोचूंगा भी नहीं, ज़िंदगी में नहीं सोचूंगा सुसाइड के बारे में। बस आप लोग से भी यही गुजारिश है कि आप भी ट्रीटमेंट लेते रहो। आप लोग भी एक न एक दिन ज़रूर निकलोगे, IBS को एक न एक दिन ज़रूर हराओगे, ठीक है। और मैं जिम भी ज्वाइन करूँगा। मेरा पैसन है यार जिम, मेरा क्रिकेट और जिम पैसन है, मैं उसको भूल नहीं पा रहा। मैं अभी भी जब भी मैं क्रॉस करता हूँ, मुझे कोई जिम दिख जाए, मैं एक बार ज़रूर विजिट करता हूँ। कोई भी नया जिम दिख जाए, मैं एक बार विजिट ज़रूर से ज़रूर करता हूँ। मुझे रहा नहीं जाता। लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो जब भी मैं उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखता हूँ, मैं वहाँ पे ज़रूर रुक जाता हूँ। मैं 2-4 बॉल देख लेता हूँ, तभी मैं वहाँ से जाता हूँ। पर मुझे जाने का मन नहीं करता, बट मैं बाहर कोई काम से जाता हूँ, तो काम भी इम्पॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिकेट से इतना लगाव है, तो क्रिकेट एकेडमी क्यों नहीं ज्वाइन किए। तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बस भाई आप अकेले नहीं हो, आप सब लोग, हम सब लोग आपके साथ हैं। जितने भी यूट्यूब के कम्युनिटी हैं, जितने भी लोग हैं जो IBS से जूझ रहे हैं, सब लोग एक साथ हैं। हम लोग यूनिटी बनाकर रहना है और इस IBS को बीट करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।